नहीं रेनू, अब तुम्हें हल्दी लग चुकी है। शादी तक तुम्हारा बाहर आना जाना बंद। दादी ने कहा। क्या दादी, मेरी हल्दी से बाहर आने जाने का क्या संबंध? तुम आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते। शादी ब्याह में हमारे ग्रह गण कुछ कमजोर हो जाते हैं और इस समय का फायदा उठा बुरी आत्माएं हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। समझी? दादी की बात पर रेनू जोर जोर से हंसने लगी। तब उसकी मम्मी ने चुप रहने का इशारा किया। अपनी हंसी पर काबू पाते हुए वह बोली, क्या दादी, आप भी किस जमाने में जी रही हो? ये भूत प्रेत सब वहम है आपका। आज दुनिया चांद पर घर बसाने की सोच रही है और आप अभी भी इन भूत प्रेत के चक्कर में पड़ी हो। चुप रेनू, हर बात में बहस करना जरूरी नहीं। सब कुछ है इस संसार में। मुझे तो अपनी शादी तक छत पर जाने की व बाल खोलने की भी मनाही थी। 2 दिन की बात है, उसके बाद जहाँ चाहो वहाँ चली जाना। रेनू की माँ ने कहा। माँ, आप भी शुरू हो गई। अरे आपने तो हमारा हॉस्टल देखा था ना, कैसे जंगल में था। हमने तो कभी भी इतने सालों में वहाँ कोई भूत वूत नहीं देखा। अरे पगली, वो तो कोई बुरी घड़ी होती है जो प्रेत आत्माएं किसी के पीछे पड़ती हैं। दादी ने कहा। अच्छा, अब तू ज्यादा बहस ना कर। जो कुछ तुझे चाहिए या तो ऑनलाइन ऑर्डर कर या मुझे बता दे, मैं किसी से मंगवा दूंगी। रेनू माँ की बात सुन पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। तभी मोबाइल पर उसकी मंगेतर की कॉल आई। फोन पर रेनू को उदास देख उसने उदासी का कारण पूछा। अरे इतनी नाराजगी? मैं तो अपनी सास व दादी को दकियानूसी नहीं कहूँगा। अगर वो ऐसी होती तो हम दोनों की लव मैरिज के लिए इतनी जल्दी रजामंद ना होती। वो तो सिर्फ तुम्हारे लिए फिक्रमंद है और कुछ नहीं। अच्छा सुनो, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया था वो तो इन बातों के चक्कर में रह ही गई। कौन सी बात? यही कि हम शादी के बाद घूमने के लिए चोपता जाएंगे। एक छोटा सा हिल स्टेशन है, बहुत ही अच्छी जगह है। सही है ना? जैसा तुम ठीक समझो, रेनू ने शर्माते हुए कहा। खूब धूमधाम से रेनू व रवि की शादी हुई। शादी की सारी रस्मों से निपटकर उन्होंने अपने जाने की तैयारी कर ली। जाते हुए रास्ते में रवि ने कार रेनू के घर की ओर मोड़ ली। अरे रवि, ये रास्ता तो मेरे घर की ओर है। हाँ मैम साहब, देख रहा हूँ तुम अपने घर वालों को मिस कर रही हो और 10 दिन तुम इस तरह मुंह लटकाए रही तो सोचा कि पहले तुम्हारे घर चले। दोनों को अचानक आया देख सभी बहुत खुश हुए। दादी ने दोनों की नजर उतार ढेरों आशीर्वाद दिया। चलते हुए उन्हें फिर से नसीहत देते हुए बोली, देर रात पहाड़ों पर मत घूमना क्योंकि तुम्हारी हल्दी और मेहंदी का रंग अभी फीका नहीं पड़ा है। क्या दादी, आप अभी तक वही अटकी हुई हैं? रेनू ने हंसते हुए कहा। दादी आप फिक्र न करें, मैं आपकी पोती का पूरा ध्यान रखूंगा। ये कहे उन्होंने विदा ली। अपने भावी जीवन के हसीन सपने आंखों में संजोए और एक दूसरे के प्यार में डूबे। दोनों कब चोपता पहुंच गए पता ही ना चला। प्रकृति की गोद में बसा यह एक छोटा सा पहाड़ी क्षेत्र था जो अभी सैलानियों की नजरों से बचा था, इसीलिए वहां भीड़ भाड़ कम थी। यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य को देख दोनों के चेहरे खिल उठे। उस दिन दोनों गेस्ट हाउस में ही रुके। अगली सुबह रेनू ने तैयार होने के बाद रवि को उठाया तो वह बस उसे देखता ही रह गया। लाल सलवार कमीज व खुले बालों में वह भला की खूबसूरत लग रही थी। रवि को इस तरह एकटक अपनी ओर निहारते देख वह शर्माते हुए बोली, इस तरह क्या देख रहे हो? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ। रवि को न चाहते हुए भी उठना पड़ा। मई के महीने में भी वहाँ का मौसम बहुत सुहावना था। हल्की फुल्की ठंड में गुनगुनी धूप अच्छी लग रही थी। दोपहर को धूप तेज हुई तो दोनों एक पहाड़ी पर पेड़ के नीचे बैठ प्राकृतिक छटा का आनंद लेने लगे। बातें करते करते रवि ने अपना सिर जैसे ही रेनू के कंधे पर रखा, उसने जोर से उसे परे धकेलते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। रवि उसकी इस हरकत से स्तब्ध रह गया। उसने रेनू का चेहरा अपनी ओर करते हुए कहा, ये कैसा मजाक है रेनू? उसके छूते ही वह फिर चिल्लाई,
मैंने कहा ना, दूर रहो मुझसे, समझ नहीं आता तुम्हें। रेनू के यूं चिल्लाने से कुछ लोग वहां एकत्र हो गए। अपना तमाशा बनते देख वह किसी तरह उसे साथ ले गेस्ट हाउस आया। गेस्ट हाउस पहुंचते पहुंचते ही रेनू का शरीर तपने लगा। वह बेहोश हो गई। उसकी ऐसी हालत देख रवि ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसकी जांच के बाद कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। ठंड और थकावट की वजह से इन्हें तेज बुखार चढ़ गया है और उसी की वजह से ये ऐसा बिहेव कर रही है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक ये ठीक हो जाएगी। रवि अभी उधेड़ बुन में ही था कि रेनू की माँ का फोन आ गया। ना चाहते हुए भी उसे सब कुछ बताना पड़ा। ये सब सुन वह भी थोड़ी परेशान हो गई, किंतु उन्हें जाहिर नहीं होने दिया और रवि को तसल्ली देते हुए बोली कि सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, तुम घबराना नहीं, मैं सुबह फिर फोन करूंगी। दादी ने जब ये सब सुना तो रोने लगी। मुझे जिस बात का डर था बहू, वही हुआ। ये कोई बुखार नहीं है, मेरी बच्ची पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। हे प्रभु, उसकी रक्षा करना। ये सब सुन रेनू की माँ की चिंता और बढ़ गई। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ये सब सिर्फ एक वहम हो और सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह रेनू का बुखार कुछ कम तो हुआ, लेकिन शरीर एकदम पीला पड़ गया। उसे कुछ होश आया तो रवि उसके लिए चाय लेकर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी हो अब? रेनू ने अजीब नजरों से उसे ऐसे देखा कि एक बार तो रवि डर ही गया। फिर हिम्मत कर उसके पास बैठने लगा तो रेनू ने उसे जोर से धक्का दे दिया और चिल्लाने लगी और फिर बेहोश हो गई। उसके चिल्लाने की आवाजें सुन गेस्ट हाउस में काम करने वाले लोग वहां आ गए। रेनू की हालत देख एक दो ने दबी जुबान में कह भी दिया कि इस पर किसी प्रेत आत्मा ने कब्जा कर लिया है। आप जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज करवाएं, नहीं तो वो इसे धीरे धीरे मार डालेगी। रवि को इन बातों पर विश्वास तो नहीं हो रहा था। उधर डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दे जल्द से जल्द दिल्ली ले जाने की सलाह दी। रवि ने सारी बातें अपनी सास को बताई। उन्होंने भी जल्द से जल्द उसे वापस घर लाने के लिए कहा। वह रेनू को लेकर उसकी मम्मी के घर पहुंचा। रेनू अब भी बेहोश थी। दादी ने पहले ही अपने पुरोहित को बुला लिया था। रेनू की हालत देख उन्होंने भी कह दिया कि इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है, इसके लिए अनुष्ठान करना होगा। पूजा शुरू होते ही रेनू छटपटाने लगी। पुरोहित जी ने उसके बाल बांधने के लिए कहा। रवि ने जैसे ही उसके बालों को पकड़ा, रेनू ने उसे इतने जोर से धक्का दिया कि उसका माथा दीवार से जा लगा और खून बहने लगा। वह जोर से मर्दानी आवाज में दहाड़ी, क्यों बांध रहे हो इसके बालों को? इसके इन लंबे लहराते बालों ने ही तो मुझे दीवाना बना दिया था। सब अचंभित हो रेनू की ओर देखने लगे। पुरोहित जी ने अग्नि में आहुति डाल जोर जोर से मंत्र बोले और रेनू पर गंगाजल छिड़कते हुए बोले, बता कौन है तू और क्यों इस बालिका को तंग कर रहा है? कुछ जवाब ना पाकर उन्होंने फिर जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। जवाब दे, नहीं तो तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। रेनू गुस्से से फिर दहाड़ी। मैं तो उस पेड़ पर वर्षों से आराम कर रहा था। उस दिन जब यह लाल सूट और लंबे खुले बालों में वहां आई तो उसके शरीर से आती मेहंदी, हल्दी व इत्र की खुशबू ने मुझे इसका दीवाना बना दिया। इसी खूबसूरती का तो मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था। अब ये मेरी है, मेरे सिवा मैं इसे किसी और की नहीं होने दूंगा। ये सब कह वह जोर से उछली और बेहोश हो गई। पुरोहित जी ने अनुष्ठान तेज कर दिया। वह जैसे ही अग्नि में आहुति डालते, रेनू मछली की तरह छटपटाती। उसकी ऐसी हालत देख सबकी आंखों में आंसू आ गई। पूर्ण आहुति के साथ सबने देखा एक लौ सी रेनू के शरीर से निकल अग्नि में भस्म हो गई और उसके साथ ही रेनू का शरीर भी शांत हो गया। पुरोहित जी ने सारे घर में गंगाजल छिड़का और सबके हाथों में रक्षा सूत्र बांधे। कुछ घंटों बाद जब रेनू को होश आया तो खुद को अपनी मम्मी के घर देख उसे अचंभा हो रहा था। रवि के माथे पर चोट का निशान देख वह बोली,
रवि, ये तुम्हारे माथे पर चोट कैसे लगी? कुछ नहीं जाने मन, ये तो तुम्हारे एक अनोखे दीवाने की देन है, कह जोर जोर से हंसने लगा। रवि को इस तरह हंसते देख दादी और माँ के उदास व सशंकित चेहरों पर एक तसल्ली भरी मुस्कान तैर गई। उधर रेनू हैरानी से सबके चेहरे देखे जा रही थी।